नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें डीवी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ओखले दौरे की, मोदी सरकार की योजना को लगी ग्रहण की, बात करेंगे तेलंगाना में बीजेपी को लगे झटके की, बिहार में जाति जनगणना पर नीतीश सरकार को मिली राहत की, साथ ही जानेंगे एमपी में 50% कमीशन मामले में कैसे गिर गई है शिवराज सरकार, और जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे महाराष्ट्र के सीएम शिंदे गुट में बड़ी बगावत के संकेत की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चंद्रमा के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। अब उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी केवल 150 किलोमीटर। 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। मथुरा की शाही ईदगाह में ज्ञानवापी जैसे सर्वे की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, कहा निर्माण को मस्जिद नहीं मान सकते हैं। खुदरा महंगाई दर में जबरदस्त उछाल, 15 महीने की उच्च स्तर पर पहुंची महंगाई दर, 7.44% पर पहुंची महंगाई। खाद्य महंगाई दर जून में 4.56 की तुलना में जुलाई में 11.5% हुई। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 89 अंकों की तेजी के साथ 65,402 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 6 अंकों की तेजी के साथ 19,435 पर बंद हुआ। तो ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर सबको चौंका दिया जब वो दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल क्षेत्र में पहुंच गए। ओखला में वो करीब आधे घंटे रुके और लोगों से बातचीत की। इस दौरान उनके साथ काफी ज्यादा सुरक्षा बलों का घेरा था। राहुल गांधी की इस विजिट ने बीजेपी को भी परेशान कर दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी लगातार किसी न किसी नए क्षेत्र में पहुंचकर लोगों से जमीनी हालात जानने में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज वो दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र के फेज 1 इलाके में मौजूद एक मोटरसाइकिल वर्कशॉप पे पहुंचे। राहुल गांधी वहां करीब आधे घंटे तक रुके। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनके काम के बारे में जानकारी हासिल की और हर दिन आने वाली छोटी छोटी समस्याओं पर बात भी की। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने लोगों से जाना कि उनके नजरिए से भारत जोड़ो यात्रा कैसी रही। आपको बता दें, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, और ऐसे में यहाँ यात्रा को लेकर लोगों से बात करना इस बात का संकेत दे रहा है कि राहुल गांधी यात्रा 2 को लेकर अभी लोगों में जोश और जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी की ओखला की वर्कशॉप में आने की बात लोगों को पता चली तो वहां हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग कांग्रेस नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। वहां मौजूद लोगों से राहुल गांधी ने हाथ मिलाया। इस दौरान वहां लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगते रहे। इससे पहले राहुल गांधी 1 अगस्त की सुबह 4 बजे सब्जी मंडी आजादपुर पहुंचे थे। मंडी में उन्होंने विक्रेताओं और ग्राहकों से फल और सब्जी की बढ़ती कीमतों पर बात भी की थी। इससे कुछ दिन पहले राहुल गांधी सोनीपत में किसानों के खेतों में पहुंचकर धान रोपते नजर आए थे। राहुल ने किसानों के साथ वक्त बिताया था और उनसे उनकी मूल समस्याएं भी जानी थी। इसके अलावा वो कुछ दिन पहले दिल्ली के करोल बाग के एक बाइक रिपेयरिंग मार्केट में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार मैकेनिकों की समस्या जानी थी। आपको बता दें, राहुल गांधी आज ही वायनाड के दौरे से लौटे हैं, जिसके बाद वो सीधे एक बार फिर लोगों के बीच में नजर आए। राहुल की यही सक्रियता बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है। राहुल के अचानक इस तरह आम लोगों से मिलने से बीजेपी परेशान हो रही है। परेशानी में मोदी सरकार भी दिखाई दे रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर कई राज्यों की सरकारों ने हरी झंडी दिखाने से साफ इनकार कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार नई शिक्षा नीति लाई है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PMUSHA लागू करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन ये योजना मुश्किल में दिख रही है। बीजेपी विरोधी दलों के शासित राज्य केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी नहीं दी है। गैर NDA शासित राज्यों के अधिकारियों ने MOU के बारे में चिंता जताई है और कहा है कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान बजट का 40% राज्यों को खर्च करना है। नई शिक्षा नीति में सुधारों के लिए राज्यों को कोई अतिरिक्त धन नहीं दिया गया है। ऐसे में इस समझौते पर दस्तखत नहीं किया जा सकता है। केंद्र ने समझौते के अनुसार योजना में केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 का फंडिंग विभाजन है, लेकिन राज्य 40% पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर केंद्र का कहना है कि वो असहमत राज्यों के साथ मतभेद दूर करने के लिए चर्चा कर रहा है। बता दें, नई शिक्षा नीति को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लाया गया है। इस योजना में 3 साल में 13,000 करोड़ खर्च करने का अनुमान है। देश के 300 से अधिक राज्य विश्वविद्यालयों और उससे संबद्ध कॉलेजों में इसे लागू किया जाना है, लेकिन बजट को लेकर मामला फंस गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा है कि
इस योजना में सभी की जरूरतों को पूरा करने की गुंजाइश है। अभी तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मतभेदों को दूर करने और NEP और PMUSHA के महत्व को बताने के लिए चर्चा जारी है और जल्दी ही उनकी समस्या को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से खर्चे को लेकर राज्य अड़ गए हैं, उससे साफ है कि PM मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट मुश्किल में फंस गया है। फिलहाल तो मामला फंसता दिखाई दे रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के सामने मुश्किलें तो बढ़ती दिख रही है। इन मुश्किलों को कांग्रेस ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। MP, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां बीजेपी के तमाम दिग्गज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है तेलंगाना में। तो किस नेता ने छोड़ी है पार्टी, देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। 5 बार के विधायक और पूर्व मंत्री A चंद्रशेखर ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे के साथ ही चंद्रशेखर ने यह भी साफ कर दिया है कि वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उनके 18 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता लेने की संभावना है। तेलंगाना चुनावों से कुछ समय पहले ही चंद्रशेखर का इस्तीफा बीजेपी के लिए बड़े झटके के समान माना जा रहा है। चंद्रशेखर को मनाने की बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एटाला राजेंद्र तो उन्हें मनाने के लिए घर तक पहुंच गए थे और दावा किया था कि चंद्रशेखर बीजेपी में ही रहेंगे। लेकिन अब बीजेपी की सभी कोशिशें असफल साबित हुई हैं। चंद्रशेखर ने बताया है कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को भेज दिया है। बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए चंद्रशेखर ने पार्टी के नेतृत्व पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और राज्य की सत्ताधारी पार्टी BRS आपस में मिले हुए हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार KCR सरकार की मदद कर रही है। दोनों के बीच में कई मामलों पर सहमति है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी और BRS ने हाथ मिला लिया है। KCR की सरकार राज्य के लोगों के साथ अन्याय कर रही है और बीजेपी सब कुछ देखते हुए शांत है। चंद्रशेखर 1985 से 2009 तक विकाराबाद से 5 बार विधायक रहे। उन्होंने दावा किया कि आने वाले वक्त में और भी कई नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। लगातार नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं। ये तस्वीर 1 साल पहले पूरी तरह से अलग दिख रही है। पहले नेता बीजेपी में शामिल होते थे, अब छोड़ते दिख रहे हैं। वैसे पिछले साल की तुलना में तस्वीर अडानी ग्रुप की भी बिगड़ती हुई दिख रही है। कई मामले में जांच चल रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने ही एक जांच कमेटी बना दी थी, जिसे 14 अगस्त को अपनी रिपोर्ट भी पेश करनी थी। तो क्या हुआ कोर्ट में, देखिए ये रिपोर्ट। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से अडानी ग्रुप और अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के केस को लेकर 15 दिन का और वक्त मांगा है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कुछ दलालों की जांच करने के लिए ये वक्त चाहिए। इनकी जांच के बाद सेबी ने कंप्लीट रिपोर्ट सौंपने की भी बात कही है। सेबी ने फाइलिंग में कहा है कि जांच सस्टेनेबल तरीके से की जा रही है। सेबी अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए विदेशी संस्थाओं से जानकारी भी जुटा रहा है। सेबी ने कहा कि वो एजेंसियों से भी संपर्क कर रहा है। आरोपों की जांच तेजी से चल रही है। इन सभी जानकारियों का मूल्यांकन करने के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। गौतम अडानी की कंपनी पर लगाए गए आरोपों की जांच में 24 मामलों में से सेबी ने 27 की जांच कर ली है और बाकी 7 मामले में से 4 मामलों में जांच लगभग पूरी हो चुकी है और इस मामले में तैयार की गई रिपोर्ट अधिकारी के अपूर्व और जांच करने की प्रक्रिया में है। तो वहीं 2 अन्य मामलों में सेबी की जांच अंतिम चरण में है, जबकि दूसरे मामले में अंतरिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है। गौरतलब है कि 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। इसमें अडानी ग्रुप पर कई बड़े आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि अडानी ने शेयरों के साथ हेरफेर किया है। इसके अलावा लेन देन को लेकर भी आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप का मार्केट कैप $100 अरब से ज्यादा गिर गया। ग्रुप के कंपनियों के शेयर भी तेजी से गिरे। इतना ही नहीं, गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में नंबर 2 से 36वें नंबर पर चले गए थे। सेबी ने 15 दिन और मांग लिए हैं और अब सेबी की जांच रिपोर्ट में क्या है, ये रिपोर्ट सामने आने पर ही साफ होगा। लेकिन बिहार की जाति जनगणना की तस्वीर जरूर साफ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक लगाने के आदेश को नहीं दिया है। बिहार में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने के आदेश से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है और अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। आपको बता दें, याचिकाकर्ता ने सर्वे पर अंतिम रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना दोनों पक्षों की बात सुने हम कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड है, इसलिए सभी को एक साथ सुनेंगे। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को राहत देते हुए राज्य में जाति गणना कराने को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को सही ठहराया था। साथ ही जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एक सोच एक प्रयास की ओर से पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।
इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई, जिस पर अब 18 अगस्त को सुनवाई होगी। बिहार की जाति जनगणना से केंद्र की मोदी सरकार की बढ़ती परेशानी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जनगणना का काम पूरा होने को है और इसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद देश भर में जाति जनगणना की मांग और तेजी पकड़ सकती है। कई राज्यों में तो इसे राजनीतिक दलों ने बड़ा मुद्दा बनाना भी शुरू कर दिया है। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अपने ही बुरे जाल में फंसती दिख रही है। 50% कमीशन का पोस्ट और उस पर कार्रवाई अब बीजेपी के लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है। तो क्यों कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर फंस गई है शिवराज सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित मध्य प्रदेश में कई दिग्गज कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर बीजेपी सरकार मुश्किल में फंस गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और खुलकर बीजेपी की शिवराज सरकार पर 50% कमीशन का आरोप भी लगा रहे हैं। इंदौर, भोपाल सहित तमाम शहरों में अब कांग्रेस ने इसे लेकर पोस्टर भी लगाए हैं। तो वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर एक बार फिर से बीजेपी सरकार को घेरा है। चोरी और सीना चोरी कमीशन राज्य सरकार का मूल मंत्र बन गया है। मुख्यमंत्री रोज पूरे प्रदेश में घूमकर विकास पर भाषण देते हैं और प्रदेश का नौजवान और भविष्य के विनाश पर आंसू बहाता है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बेरोजगार नौजवान हैं, लेकिन इन्हें रोजगार की जगह नर्सिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, पटवारी घोटाला और आयुष्मान कार्ड घोटाला मिलता है। 50% कमीशन के इस राज से विदाई के साथ ही इस घोटाला राज का भी अंत होगा, तभी प्रदेश का नौजवान निशंक होगा। तो वहीं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि जब प्रियंका गांधी, कमलनाथ और हमारे साथियों ने कहा कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है, तो सीएम शिवराज तिलमिला गए और एफआईआर करवा दी। आज यहाँ कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे नहीं लिए जा रहे हों। आज मध्य प्रदेश कमीशन के महाजाल से जूझ रहा है, यानी कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराकर अब बीजेपी बुरी तरह से फंसती हुई दिख रही है और 50% कमीशन सरकार का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी मुश्किल में है और इस खबर की बढ़ती मुश्किल की एनसीपी चीफ शरद पवार ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। उन्हें एनडीए की ओर से न्योता भी मिल रहा है, लेकिन वो एनडीए में नहीं जाएंगे। पवार के ऐलान के बाद अब दावा हो रहा है कि शिवसेना में बड़ी फूट पड़ गई है। तो क्यों शिवसेना में पड़ी है फूट और इसका क्या होगा असर, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। एकनाथ शिंदे की कुर्सी संकट में बताई जा रही है और अब संकट कुर्सी के साथ पार्टी पर भी आता दिखाई दे रहा है। पार्टी के विधायकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस बीच एनसीपी विधायक और शरद पवार के भतीजे रोहित पवार ने दावा किया है कि शिंदे गुट के विधायक अब दल बदलने की तैयारी में हैं। 12 से 15 विधायक नाराज हैं और उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। वो शिवसेना यूबीटी में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। फैसला उद्धव को लेना है। रोहित पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे का अब अपनी सरकार पर कंट्रोल नहीं बचा है। दिल्ली के इशारे पर उन्हें फैसले लेने पड़ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष को भी जल्द ही शिंदे की सदस्यता पर फैसला लेना है। साफ है, शिंदे के साथ जो विधायक गए थे अब मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए रोहित पवार ने कहा कि उसके पास आर्थिक और राजनीतिक दबाव, तकनीक की जबरदस्त ताकत है और उसी ताकत के दम पर उसने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा। इस तरह की बात से महाराष्ट्र की जनता काफी परेशान है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी जनता के मुद्दों को छोड़कर अनावश्यक मुद्दों पर चर्चा कर रही है। तो मॅडम थांबा. सरका तुम्ही साहेब. सोनाली मॅम थोडासा आगे. थोड़ा आगे और आगे. हाँ, बस. कसा काय मॅडम? मैम थांबा तिथेच. मैम यहाँ पे. मैम इधर एकदम सामने. सोनाली मैम थांबा ना. मैम. मैम यहाँ पे मैम. मैम एकदम सामने. मैम इधर मैम. वेट मैम, ये पीछे मत जाओ. धन्यवाद. जाने दो. ऐसा मत करो बस. गुड मॉर्निंग. मलाका जी. मलाका मैम. मलाका मैम. मलाका मैम. मलाका जी. आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।